हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के वी पोल साइंस क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो चुनाव क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, साथ ही साथ चुनाव और लोकतंत्र का आपस में क्या संबंध है, प्लस भारत में चुनाव की जो व्यवस्था है वो क्या है, कौन सी विधि को अपनाया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं कुछ बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? आपने कभी सोचा है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र लाया जा सकता है? हाँ, चलो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो भाई हमें क्या करना था, जो हमने सपना देखा था, अंग्रेज ने जब हमें गुलाम बना रखा था, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो उस समय हमने सपना देखा था कि लोकतंत्र को अमल में लाना है, कायम करना है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमारे देश में संविधान में ये सारे तौर तरीके लिखे गए कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, चुनाव करवाने पड़ेंगे, लोकतंत्र को अमल में लेके आना है। इसी के पर्पस में अभी हम देखेंगे 25 जनवरी 1950 को क्या करा गया, चुनाव आयोग का गठन किया गया, निर्वाचन आयोग का, जिसने क्या करे, चुनाव करवाए। और चुनाव बहुत कठिन परिस्थितियों के साथ हुए। और पहले चुनाव हमारे 1950 से 52 में हुए थे और बाकायदा चुनाव संपन्न होते हैं और लोकतंत्र को अमल में लाया जाता है। ठीक है, तो क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है। जैसे हम अपना उदाहरण देखते हैं भाई, जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमने चुनाव करवाए और उसके द्वारा ही हमारे यहाँ पर चुनाव अमल में लाया जा सका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया हमको कि बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है। साथ ही साथ क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? बिल्कुल, बिना चुनाव के लोकतंत्र तो हो सकता है, बट ऐसे चुनाव का मतलब क्या रहेगा? मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है जिन देशों में, और वहाँ पे चुनाव होते हैं, जैसे चाइना, वहाँ पे लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। नॉर्थ कोरिया हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, जहाँ पे किम जोंग का शासन है। तो इन देशों में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, फिर भी चुनाव करवाए जाते हैं अपने आप को लोकतंत्र साबित करने के लिए। जहाँ पर लोगों के पास कोई अधिकार ना हो, शक्तियाँ ना हो, समझ रहे हो, दूसरी पार्टी को इजाज़त ना हो, आज़ादी ना हो चुनाव लड़ने की, तो ऐसे चुनाव का क्या फ़ायदा? उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यानी कि बिना लोकतंत्र के चुनाव तो हो सकते हैं, बट उन चुनाव का कोई भी महत्व, कोई अर्थ नहीं होगा। चुनाव सिर्फ लोकतंत्र देश में ही अच्छे लगते हैं, वहीं पे ही शोभा देता है, जहाँ पे लोगों को अधिकार हो, दूसरी पार्टियों को भी अधिकार हो चुनाव में खड़े होने का, लड़ने का। समझ रखे हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये नहीं किसी से दबाव में चुनाव करवा रहे हो, अपने लिए वोट करवा रहे हो, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? तो आपको समझ आया, बिना चुनाव के लोकतंत्र भी संभव नहीं है और बिना लोकतंत्र के चुनाव भी संभव नहीं है। उनका कोई, ऐसे चुनाव का कोई अर्थ और कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिना लोकतंत्र के चुनाव का। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता बहुत है। सपोज करो पहले का टाइम था जब चुनाव नहीं करवाने पड़ते थे लोकतंत्र को लाने के लिए, अमल में लाने के लिए। पहले लोग आपस में एक साथ मिलकर चुनाव फैसले लेते थे, सरकार चलाते थे, सरकार चलाने का काम करते थे, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। जैसे ग्राम सभाएं थी पहले, है ना। पहले एक एग्जाम्पल आपकी बुक में यूनानी राज, ग्रीस, एथेंस में, वहाँ पे एक प्रथा थी कि सभी लोग इकट्ठे होते थे और सरकार के महत्वपूर्ण फैसले वही लेते थे, देश के, राज्य के, तो वो सरकार चलाने का काम करते थे। बट आज के टाइम पे इतनी बड़ी आबादी में, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों की आबादी है, अरबों की आबादी है, ऐसे में लोग एक साथ मिलकर नहीं सरकार चला सकते, नहीं फैसले ले सकते। समझ रहे हो, समाज के हितों के फैसले नहीं ले सकते सारे लोग मिलकर। इसलिए चुनाव करवाए जाते हैं ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने। उसके लिए एक विधि अपनाई गई है, एक व्यवस्था बनाई गई है, प्रक्रिया बनाई गई है, जो हमारे संविधान में लिखित तौर पर बताई गई है कि किस प्रकार लोग चुनाव की विधि को पूरा करेंगे, चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, कौन कौन सी विधि होंगी जिसके माध्यम से लोग चुनाव के माध्यम से अपने नेता प्रतिनिधि को चुनेंगे, जो सरकार को चलाएंगे, फैसले लेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़, अब चुनाव के माध्यम से लोग अपने नेता प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी चुनाव एक ऐसा माध्यम है, मेथड है, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी, ये लोग चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि क्या होता है? वो उम्मीदवार जो चुना गया है। समझ रहे हो?
ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व भी बहुत है और बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र और चुनाव एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव नहीं है और ना ही अमल में लाया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन आए कि लोकतंत्र के लिए चुनाव का महत्व बताइए, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। चुनाव लोकतंत्र की वह प्रक्रिया है जिसे मतलब लोकतंत्र में चुनाव एक प्रतीक बन गया है। लोकतंत्र का जो चुनाव है वो प्रतीक, एक चुनाव चिन्ह नहीं होता है जैसे किसी पार्टी का, उसी तरीके से बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव नहीं है और ये एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। लोकतंत्र के आदर्श माना जाता है, चुनाव को लोकतंत्र का आदर्श मूल्य माना जाता है कि जिस लोकतंत्र देश में चुनाव होते हैं तो वो देश सही मायने में लोकतंत्र है। तो ये प्रतीक माना जाता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी हम देखते हैं क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें नागरिक रोजमर्रा के यानी रोजाना जो लिए जाने वाले फैसले और सरकार चलाने का जो काम करते हैं कौन, लोग, जनता सीधे तौर पर। जब नागरिक सीधे तौर पर सरकार चलाने, फैसले लेने में भागीदारी करते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो हमें सदियों पहले यानी कि 1000-2000 साल पहले देखने को मिलती है। प्राचीन यूनान के कुछ नगर राज्य थे जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता था। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा था कि उस समय जो राज्य हुआ करते थे उनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, लोग बहुत कम होते थे। लोग आपस में इकट्ठे होकर कुछ फैसले ले लेते थे, है ना, कुछ निर्णय करते थे समाज के लिए, समझ रहे हो। तो वहाँ पर वो सरकार चलाने का काम कर लेते थे आपस में मिलके। बट आज के टाइम पे लाखों की, करोड़ों की आबादी में लोग हैं, ऐसे में संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जा सके। फिर भी हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं गांव में, जैसे ग्राम सभाएं, पंचायत वगैरह। ये लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके बहुत निकटतम यानी कि बहुत ही नज़दीकी उदाहरण माने जाते हैं। नहीं तो ये हम 2000 साल पहले ही जाते हैं, किसमें, यूनान वगैरह के जो राज्य थे वहाँ पर फैसले लिए जाते थे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसका उल्टा, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता, नागरिक सीधे भागीदारी नहीं लेती है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाता है, अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, तो वो लोकतंत्र है। बट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि जब जनता सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर भाग ना लेकर अपने नेता और प्रतिनिधि के द्वारा काम करवाती है, यानी कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि और नेता ही क्या करते हैं, महत्वपूर्ण फैसले और सरकार चलाने का काम करते हैं, तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो पेपर में और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको लाइफ में भी ये आगे भी याद रहेगा आपकी नॉलेज के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भैया पूरे समाज में या पूरी दुनिया में कोई भी देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र को तो आज के टाइम पे अमल में नहीं ला सकता, क्योंकि लाखों करोड़ों की आबादी है हर एक देश में और ये संभव नहीं है कि किसी भी जगह पे सारे लोग इकट्ठे भी हो जाएं। जब हम अपने घर में या फिर कह सकते हैं कि एक क्लास में, स्कूल में सभी विद्यार्थी मिलकर एक डिसीजन नहीं ले सकते, तो हम पूरे देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं सारे लोग एक साथ होकर कोई डिसीजन या फैसला ले सकें, नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक तरीका अपनाया जाता है जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और जिसके लिए विभिन्न प्रकार की विधि और नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि क्या करा जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत, कि वो विधि क्या होगी कि लोगों को अब अपने प्रतिनिधि को चुन के क्या करना पड़ेगा, सरकार या देश को चलाना होगा। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, है ना, चलाई जाती है। यानी लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और इसलिए इसे लोगों का शासन कहते हैं। अब देखो ये जो विधि होती है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो नियम, कायदे, कानून होंगे उसमें कौन वोट देने योग्य होगा। ठीक है, वोट कौन डालेगा। ठीक है, जब ये व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लाया जाता है तो पूछा जाता है कि वोट कौन देगा, साथ ही साथ चुनाव लड़ने के लिए कौन योग्य होगा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा और प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा। इन सभी के प्रश्न हमारे भारतीय संविधान में नियम और कायदे कानून के तहत बताए गए हैं। जैसे कि हमारे संविधान में बताया गया कि वोट कौन देगा, यानी 18 सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के तहत जो हम एक
स्पेशल वीडियो बनाकर उसमें फिर बताएंगे, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है। तो कौन वोट देने योग्य होगा, ये भी संविधान में बताया गया है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग, 18 वर्ष कम से कम 18 उससे अधिक वर्ष के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। और सभी को बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट डालने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। और चुनाव लड़ने के लिए योग्य, ये अलग अलग पद पर अलग अलग आयु तय की गई है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और विधानसभा, MP और MLA, सांसद और विधायक के चुनाव के लिए 25 उम्र कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही साथ चुनाव की देखरेख कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और जो आपको एक लिंक दूंगा वो देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चुनाव आयोग क्या करेगा, देखरेख करेगा। और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा ये भी बताया गया है कि एक स्पेशल विधि अपनाई गई, जो सबसे आगे वही जीते, जिसके तहत क्या होगा, प्रतिनिधि को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, चुनाव करवाए जाएंगे, उसका भी पूरा संविधान में बताया गया है। तो जो भारत का संविधान है इन सब के उत्तर देता है, बताता है कि कौन से नियम कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर हम चुनाव का अर्थ देख लेते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसे हम चुनाव कहते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। यानी जिस प्रक्रिया के तहत, और वो प्रक्रिया क्या है, चुनाव, यानी कि जिस प्रक्रिया के तहत लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसे हम चुनाव कहते हैं, ठीक है। और प्रतिनिधि किसे कहते हैं, प्रतिनिधि हमारा चुनाव हुआ नेता होता है ना, जो उम्मीदवार होता है जिसे हम विजयी घोषित कराते हैं वोट देकर, तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है। इसको भी हम देखें, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है पेपर में। चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से जो व्यक्ति जनता द्वारा चुनकर संसद या विधानसभा में भेजा जाता है उसे हम जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। यानी कि जनता के द्वारा जो MP और जो सांसद, जो MLA चुने जाते हैं, यही तो प्रतिनिधि हैं, समझ गए। तो ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। और भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए आज़ादी के बाद क्या करा गया, 25 जनवरी 1950 को एक गठन किया गया, किसका, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का, ठीक है। इस आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की गई और संविधान में चुनाव की एक विशेष विधि और व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी कि हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग गठित किया गया, उसके साथ एक व्यवस्था और एक विधि बताएगी। अब हम उस विधि को देखते हैं जो हमारे चुनाव में खासकर यूज की जाती है, जो सबसे आगे वही जीते, प्रणाली। और इस प्रणाली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि FPPS यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बहुलवादी प्रणाली, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, इन सभी नामों से इसको जाना जा सकता है। किसी भी नाम के द्वारा किसी भी नाम से आपको पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है कि ये प्रणाली क्या है। तो ये प्रणाली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। यानी कि इस प्रणाली में क्या होता है, जो भी चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं और जिस उम्मीदवार को, जितने भी उम्मीदवार खड़े हों, बट उनमें से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले, उसको क्या कर दिया जाता है, विजयी या फिर विनर घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और ये जो चुनाव की प्रणाली है बहुत ही आसान है। इसको देखो, इंग्लैंड में, ये हमारी कहाँ पे है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड से हमने इसको लिया था, इंग्लैंड में अपनाई जाती है, ठीक है। और इंडिया में इसके कहाँ कहाँ रूप देखने को मिलते हैं, इंग्लैंड और ब्रिटेन और इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। चुनाव की ये प्रणाली बहुत ही सरल और सहज है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है, और इसे हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, समझ सकता है। और इसमें जो उम्मीदवार है उसको आसानी से पता लग जाता है कि कौन जीता है कौन हारा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो, ठीक है। और जिसको अधिक वोट मिलते हैं वो विजयी बन जाता है, बस ये सिंपल है। और इस प्रणाली का प्रयोग भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रणाली है इसका कौन कौन से हमारे देश में किस किस चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। राज्य के जो विधानसभाएं होती हैं जिसमें MLA चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं, उनके चुनाव के लिए। और साथ ही साथ संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के MP जो लोकसभा के सांसद होते हैं, उनका चुनाव करने के लिए। राज्यसभा के लिए अलग से एक समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का एक अलग रूप है, वो अलग वीडियो में समझेंगे हम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनके लिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, MLA विधायक होते हैं, उनके लिए किया जाता है। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला बोर्ड, इन सब के जो सदस्य होते हैं, इन सब के लिए क्या होता है, इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण के तहत और अच्छे से समझते हैं कि इसमें कुछ और फीचर्स हैं, इसके कुछ और अपनी लक्षण हैं, उनको जानते हैं, ये इसके नुकसान और फायदे। सपोज करो एक उदाहरण लेते हैं आपकी क्लास का। आपकी क्लास है, उसमें हमें क्या करवाना है, मॉनिटर का चुनाव करवाना है। यानी मॉनिटर जैसे होता है ना, हर एक क्लास में मॉनिटर
बनाया जाता है। तो भाई मॉनिटर बनवाना है और कई सारे बच्चे हैं जो मॉनिटर बनना चाहते हैं। तो भाई एक होता तो हम कह देते भाई तुम बन जाओ, अब कई सारे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव। अब चुनाव कराने के लिए हमने क्या करा है, हमारे पास चुनाव के लिए 3 क्या है स्टूडेंट्स हैं, जिनके नाम अमित और सुमित और राहुल है। ठीक है, अब ये 3 स्टूडेंट हैं जो उम्मीदवार के लिए मॉनिटर के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। एक तो यार ये बाहर गली वाले बहुत परेशान करते हैं। देखो मॉनिटर के पद के लिए क्या है, 3 स्टूडेंट हैं, उम्मीदवार हैं और वो मॉनिटर बनना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या करा जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, जो सबसे आगे वही जीते। ठीक है, तो अब क्या होता है, वोटिंग में अब वोटिंग होती है और टोटल जो क्लास की तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो 65 हैं, यानी 65 बच्चे हैं। वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे इन तीनों को, और वोट डालने के बाद पता चलता है कि इन तीनों में से अमित को कितने 20 वोट मिलते हैं और सुमित को 21 वोट मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ जो राहुल है उसको 24 वोट मिलते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली में साफ बताया गया है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या दिख रहा है, राहुल गांधी जो है वो, सॉरी राहुल गांधी देखो मैंने अमित और सुमित यहाँ पे हार चुके हैं और जो राहुल है वो 24 वोट, चलो मैंने तो जिता दिया, कम से कम पैसे नहीं जीतने। अमित और सुमित जो है इनको क्या है, एक को 20 मिला है, एक 21 मिला है, बट यहाँ पे राहुल जो है उसको सबसे ज़्यादा यानी 24 वोट मिले। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, राहुल क्या है, वो मॉनिटर बन गया है, यानी राहुल को सबसे ज़्यादा वोट मिले। बट यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, 65 बच्चे थे तुम्हारी क्लास में और जिसमें से 20 ने अमित को और 21 ने सुमित को वोट दिया। अब जो 20 और 21 ये जो वोट हैं ये क्या हो गए, वेस्ट हो गए, और राहुल के जो 24 वोट थे वो सक्सेसफुल हो गए, जो उसको मिले वो सफल रहे, क्योंकि यहाँ पर राहुल क्या था, सबसे आगे था और ये दोनों पीछे थे। समझ गए इसमें, तो इसमें वोटों की खराबी बहुत होती है, यानी वोटों का जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसमें, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। अभी हम अपने देश का एक पूरा एग्जाम्पल देखते हैं 1984 के इलेक्शन का। देखो भाई क्या था, 1984 में लोकसभा के चुनाव करवाए गए और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या होती है, जीतती है और जिसको 415 सीटें मिलती हैं, अब तक की सबसे ज़्यादा, अभी तक किसी को इतनी नहीं मिली है, 543 में से 415। ठीक है, और ये कुल सीटों का 543 का लगभग 80% माना जाता है, उससे भी ज़्यादा। इस तरह की सफलता किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिली थी 1984 के जो लोकसभा चुनाव में। ठीक है, इसको 3/4 बहुमत मिल गया था, सोचो। अब कांग्रेस को 3/4 सीटें तो मिली, बट अगर इसको वोट देखें तो वोट कितने, टोटल 48% मिले थे, यानी टोटल 100% वोट थे पूरे इंडिया में। तो उसमें से सिर्फ क्या थे, 100%। और ऐसा भी नहीं था कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिक में से किसी ने 4 ने इनको वोट भी दिया हो। समझ रहे हो, अगर 4 ने वोट दिया होता, टोटल पॉपुलेशन हम मान के चलते हैं हमारी उस समय 70 करोड़ थी, तो 80%, तो हमें 50 करोड़ लोगों ने, तो यहाँ पे 4 लोगों ने तो वोट दिया ही होता, तभी तो जाके 80% बनता। बट यहाँ पर इनको वोट कितने, 48% मिले और इनको सीटें 415 मिली। और वहीं देखें हम भाजपा, यहाँ पे भाजपा जो थी बीजेपी, उसको वोट कितने मिले, 7.4%, और उसके मुकाबले जो सीटें थी वो 2 ही मिली। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जो लोगों के, जैसे कि जहाँ पर, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, हमने एक क्लास मॉनिटर का लिया था, जैसे सुमित और अमित थे, उनके वोट वेस्टेज हो गए, है ना, वो पीछे रह गए। ऐसे ही जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के उम्मीदवारों से कुछ वोटों से पीछे रह गए और वो आगे थे तो वो जीत गए, इसलिए बीजेपी के जितने भी वोट थे वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। इसमें ये कारण था, समझ आया। यानी कि इनके जो बीजेपी की जिन जिन सीटों पर जहाँ जहाँ चुनाव हुए, वहाँ पर वो जो उम्मीदवार थे जो खड़े थे चुनाव में, वो कुछ वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों से पीछे रह गए और कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हो गए, तो इसलिए वो जीत गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रणाली क्या होती है, इसमें वोटों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वोटों का बहुत वेस्टेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखते हैं भारत में इस प्रणाली को अपनाया क्यों, यानी सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को अपनाया क्यों गया। तो इसका पहला कारण तो ये था कि ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसके मुकाबले तो भाई बहुत आसान है, बहुत सरल है, क्योंकि ये अशिक्षित अनपढ़ लोगों को भी समझ आ जाती है कि भाई सीधे क्या है, जो जीतेगा जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, बस खत्म, इतना है और बस आसान है, तो सबको समझ आती है। तो ये पहला कारण था। दूसरा, चुनाव के समय मतदाताओं के पास क्या होता है, स्पष्ट विकल्प होता है, कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं, है ना, कौन सा उम्मीदवार है,
तो ये सब उनको पता होता है और सीधे वो उन लोगों से जुड़े होते हैं तो वोट देते हैं, ठीक है, सोच समझकर। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि संविधान, जो हमारे निर्माता थे, जो संविधान बना रहे थे, जिन्होंने ये प्रावधान लिखा था, ये जो विधि लिखी थी हमारे संविधान में, उनका मानना था समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत जो संसद है वहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हमने लोकसभा चुनाव में विधि को अपनाया गया तो क्या होगा, संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत पाना बहुत मुश्किल होगा अगर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया। पर जब सर्वाधिक वोट से जो जीत प्रणाली है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, अगर हमने इसको अपना लिया तो इससे क्या होगा, जो पार्टी है उसको बहुत सारी सीटें बोनस में मिल जाएंगी, यानी कि उसको आसानी से बहुमत प्राप्त हो जाएगा और वो आसानी से जीत जाएगी और एक स्थायी सरकार बना सकती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगी, यहाँ पर एक स्थायी सरकार नहीं बन पाएगी, यहाँ पर क्या होगी, ऐसी सरकार होगी जो बार बार गिरेगी और जो सीटें हैं वो सब में बट जाएंगी, तो यहाँ पर स्थायी सरकार बनने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण था। यह प्रणाली भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए उपयुक्त है और इसका ये माना जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ा देश है और वहाँ पर ये प्रणाली अपनाना मतलब सही है, बहुत सही है इसको अपनाएं। मतदाता अपने उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और ये अवसर उन्हें अन्य प्रणाली में उपलब्ध नहीं। हाँ, जो हमारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रणाली में सीधे सीधे मतलब वो उससे अपने उम्मीदवारों से जुड़े होते हैं, नेता जो खड़े होते हैं उनसे जुड़े होते हैं और आराम से वोट देते हैं। तो ये प्रणाली बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये तुम्हारे में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए, भारत में जो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है उसको क्यों स्वीकार किया गया, कोई 5 कारण बताओ। तो आप लिख सकते हो और भी कई कारण लिख सकते हो। तो ये सारे कारण थे जो हमारे देश में सर्वाधिक जो वोट की प्रणाली थी उसको अपनाया गया था। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।